जाती हमारे स्टोमक में जाती। ईसोफेगस क्या है? खाने का पाइप, ठीक है, नली का, खाने की नली जिससे कि खाना हमारा। ट्रेकिया क्या है? और ट्रेकिया, ट्रैकिया बाइंड पाइप, ठीक है, जिससे हम ऑक्सीजन एयर लेते हैं, श्वास नली। व्हेन द पेशेंट इज टू वीक और सेलो प्रॉब्लम, उसको खाना खाने में कोई भी निगलने का प्रॉब्लम हो और पेशेंट हमारा वीक हो गया, उस कंडीशन में भी हम उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। पहले तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का डेफिनेशन जानते हैं। तो ये नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एक आर्टिफिशियल मेथड है पेशेंट को फीडिंग देने का, जिसमें हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जो कि हमारा नाक से लेकर ईसोफेगस से हमारे स्टोमक तक जाती है, ठीक है। स्टोमक को गैस्ट्रिक भी बोलते हैं दूसरे भाषा में, दूसरी शब्दों में हम बात की जाए तो स्टोमक को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक। और नाक को जो हम नेसल को नोज, तो इसके लिए हम इसको एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, दूसरा राइल्स ट्यूब, राइल्स मतलब हम उसको फीडिंग वगैरह देते हैं उसको, इसके लिए हम उसको राइल्स ट्यूब भी नाम दिया है। फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फीडिंग ट्यूब नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये एक आर्टिफिशियल ट्यूब होती है जो कि हमारे नाक से लेकर के गैस्ट्रिक तक जाती है। इसका पर्पस क्या होता है? पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड करना, पेशेंट को लिक्विड जूस वगैरह प्रोवाइड करना। किस पेशेंट को डाल रहे हैं हम? जिसको खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, चबाने में प्रॉब्लम है, या निगलने में किसी प्रकार की उसको कोई प्रॉब्लम है, या हमारा जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस लेवल पर है, जो खुद से खाना नहीं खा पा रहा है, खाना नहीं चबा पा रहा है, या कोई भी उसका ओरल सर्जरी हुआ है, उस पेशेंट को हम ये ट्यूब इंसर्ट करते हैं। व्हेन द पेशेंट इज अनएबल टू रिटेन फूड, अभी बोर्ड में देखोगे तो जब भी ड्यूटी के लिए जाओगे 3 नंबर बेड पर एक पेशेंट है, वो नवरात्रि में उपास थी 9-10 दिन, तो बिल्कुल खाना पीना उसने कुछ भी नहीं खाया और थोड़ा उसका साइकेट्रिक का हिस्ट्री भी है, इसकी वजह से भी उसने खाना नहीं लिया, तो बिल्कुल पतली हो गई है, शुगर वगैरह उसका सब डाउन हो गया था, वीकनेस हो रहा है, चक्कर आ रहा था उसको, तो उसको ट्यूब डाला है अभी। तो उसका ऐसा कोई सर्जरी नहीं हुई, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, कुछ नहीं है, पर वो ओरली कुछ खा ही नहीं रही है। 40 ईयर है उसकी एज, फीमेल है, तो उसको ट्यूब डाला हुआ है, तो उसको हम जूस और लिक्विड वगैरह दे रहे हैं ट्यूब से। फिर व्हेन पेशेंट इज अनएबल टू रिटेन फूड, मतलब पेशेंट रिटेन मतलब रेगुलर फूड नहीं ले रहा है, परटेंटली फूड इनटेक नहीं कर रहा है। जैसे वो पेशेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, उसने 9-10 दिन से खाना ही नहीं खाया है, तो उसको हमको ट्यूब डालना पड़ा। सर्जरी ऑफ द माउथ, थ्रोट और ईसोफेगस, कुछ भी माउथ का सर्जरी हुआ है, गले का सर्जरी हुआ है, या ईसोफेगस का सर्जरी हुआ है, उस कंडीशन में भी हम उसको कुछ उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो नीचे देखेंगे हम। ईसोफेगस में डाल दे सकते हैं हम, थ्रोट का हुआ है, कुछ भी माइनर माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, हम उसमें ऐसा ओपन सर्जरी नहीं करते हैं, माइक्रोस्कोपिक हुआ है तो हम उसमें दे सकते हैं, ठीक है। माउथ का हुआ है तो माउथ का ऐसा नहीं, किसी का कैंसर पेशेंट है, माउथ अल्सर वगैरह है, तो उसकी वजह से उसको खाना नहीं खिला रहा है, चबा नहीं रहा है, तो फिर हम उसमें ट्यूब डाल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कहाँ से जा रही हमारी नोज से होते हुए ईसोफेगस में इंसर्ट हो रही डायरेक्ट, इधर माउथ में उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है, तो वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में जा रही। पर यदि हम डायरेक्ट खाना लेंगे, इधर सर्जरी हुई, अल्सर हुई, तो उसकी वजह से हमको बर्न होगा, जलन होगी, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह लेंगे, तो उससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट वो गैस्ट्रिक में लेके जा रही, तो वहाँ पर उसका ये एक इंडिकेशन पर्पस हो सकता है। फिर दूसरा पैरालाइज फेस और थ्रोट, उसको फेस का पैरालाइज हो गया हो, फेस मसल्स का पैरालाइज हो जिससे कि वो खाना नहीं खा पा रहा हो, या थ्रोट का उसके गले का पैरालाइज हुआ हो। फ्रैक्चर ऑफ जो, उसकी दाढ़ी की जो है, जो मतलब जिधर से वो चबाता है हमारा, उधर का फ्रैक्चर हुआ है उसकी बोन में, तो भी खाना प्रॉपर वो चबा नहीं पाएगा। फॉर पेशेंट हु इज़ रिफ्यूज़ फूड, पेशेंट जो खाना खाने से मना कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहा, उसको भी हमको ट्यूब डालना है। नहीं भी डालने देगा तो ज़बरदस्ती उसको हाथ बांध के उसके गर्दन पकड़ के ट्यूब इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर ये तो उसका इंडिकेशन था, मतलब किस किस पेशेंट में हमको ट्यूब इंसर्ट करना है। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें हमको, कौन से पेशेंट उनको ट्यूब इंसर्ट नहीं करना है। कौन सा? गैस्ट्रिक का सर्जरी, गैस्ट्रिक मतलब कोई भी आपका स्टोमक का सर्जरी हुआ हो तो आपको ट्यूब नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट स्टोमक में जा रही है और स्टोमक का सर्जरी हुआ है तो वो उसका डाइजेशन में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, इम्प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा।
हाँ, उसको फिर आप डायरेक्ट जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ से आप स्टोमा बना सकते हो। स्टोमा मतलब कोलेस्टोमी करते हैं, उसको इंटेस्टाइन को कट करके ओपनिंग करते हैं यहाँ से एब्डोमेन से, फिर वहाँ से आप उसको डायरेक्ट फीड दे सकते हो, या जूजेनम से कर सकते हो, या डायरेक्ट इंटेस्टाइन से। हाँ, उधर भी एक ट्यूब भी आती है, ओपनिंग करके सर्जरी करके वो आप लगा सकते हो, उससे आप डायरेक्ट फीडिंग दे सकते हो। या कुछ समय के लिए आप उसको NBM भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है, 2-3-4 दिन जब तक उसका मना किया है तब तक आप उसको NBM रख सकते हो, फिर थोड़ा सा रिकवर होने के बाद, हील होने के बाद आप बाद में इंसर्ट कर सकते हो। गैस्ट्रिक सर्जरी हुआ, उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उस पेशेंट को नहीं लगाना है। कुछ भी उसको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है तब भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, माउथ अल्सर वगैरह हुआ है, ईसोफेगस का है, तब आप आर्टरीज डाल सकते हो। पर यदि गैस्ट्रिक में सीवियर अल्सर है तो उस कंडीशन में भी आपको अवॉइड करना है, वो पेशेंट को भी कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। फिर ट्रेकियो ईसोफेगस फिस्टूला, अब फिस्टूला हो गया उसको, मतलब साइज़ उसकी मसल्स का अंदर साइज़ बढ़ गया, जिसकी वजह से तो ट्रेकिया और ईसोफेगस में, यहाँ पर हमारा जो ईसोफेगस होता है और ट्रेकियो ईसोफेगस रीजन बोलते हैं, वहाँ पर यदि फिस्टूला है तब भी आपको ट्यूब नहीं डालना है, क्योंकि आप ट्यूब डालोगे तो फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ट्यूब अंदर नहीं जाएगी, और आप ज़्यादा ही उसको करोगे इंसर्ट तो फिर फिस्टूला ब्लास्ट होने की वजह से सीवियर ब्लीडिंग भी हो सकती है। फिर ईसोफेजियल सर्जरी, कुछ भी आपका ईसोफेगस है, आपका खाने की जो पाइप उसका भी कुछ सर्जरी हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको अवॉइड करना है। इसमें ईसोफेजियल, इसमें इन्होंने लगाने का बताया था, नीचे बोला है उसको अवॉइड करना है, तो कंडीशन के हिसाब से हम देख सकते हैं। ईसोफेगस का सर्जरी हुआ है तो आप कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, उसमें आपको नहीं लगाना है। पॉलिप इन नोज पॉलिप मतलब कि जो आपकी नेजल कैविटी है नोस्ट्रिल से, वहाँ पर टिश्यू का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू का साइज़ बढ़ जाएगा तो हाँ, जो आपका जिधर से छिद्र है उसकी जो पतला हो जाएगा, उसकी वजह से आप ट्यूब इंसर्ट नहीं कर पाओगे, तो उस कंडीशन में भी आपको नेजल पॉलिप से तब भी आपको अवॉइड करना है। फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो आपका नेजल सेप्टम है वो डेविएटेड है, मतलब वो जुड़ा हुआ रहता है, जैसे अभी हमारा नेजल सेप्टम नहीं है, नोस्ट्रिल्स ओपन है हमारा, वो नेजल सेप्टम डेविएटेड में क्या रहता है, जैसे वो पास चिपका हुआ रहता है, वहाँ से आप ट्यूब नहीं डाल सकते, मतलब छोटा उसका साइज हो जाता है। फिर इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है, रिमूव द डेंचर्स इफ़ एनी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिसलोडिंग एंड ब्लॉकिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक। डेंचर्स मतलब आर्टिफिशियल दांत होते हैं जो हम खाना खाने के लिए लगाते हैं, वो लगे हैं तो हम उनको क्या करना है, रिमूव करना है। क्योंकि यदि लगा के रखेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा डिसलोजिंग हो सकता है और ब्लॉकिंग हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। ए नंबर ऑफ ट्यूब में बी प्लेस इन बाउल ऑफ राइस टू कूल एंड स्टिफन। स्टिफन का मीनिंग क्या है? एम डिक्शनरी डाउनलोड कर लो सब, उसमें अच्छा आ जाता है। एम डिक्शनरी करके है, उसमें इमेज के साथ आ जाता है सब। मतलब उसका प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, उसका बता रहा हूँ, नहीं तो बोलोगे सर को पैसा मिल रहा होगा प्रमोट करने का। मतलब मैं भी वही यूज़ करता हूँ, इसके लिए अच्छा है। स्टीफन मतलब उसको स्टिफ हो जाना, हम बोलते हैं ना स्टिफ हो गया, कठोर, हार्ड्स हो जाना, मतलब है ना, ट्रिजिट हो जाना एकदम, स्टिफनेस हम बोलते हैं ना, स्टिफनेस हो गया, अकड़ गया, एकदम टाइट हो गया कड़, है ना।
जैसे बॉडी बिल्डअप करते हैं ना हम एकदम स्टिफ, तो उसका ये सेकंड फॉर्म है। फिर लुब्रिकेट द ट्यूब विथ सूटेबल इसका मीनिंग नहीं बताया ना, ये रबर ट्यूब में भी प्लेस इन बाउल और राइस टू कूल एंड स्टिफन। एम डिक्शनरी। फिर नेक्स्ट हमारा लुब्रिकेट द ट्यूब विथ सूटेबल लुब्रिकेंट प्रेफरेबली विद द सोल्यूबल जेली। जो भी हमारे पास लुब्रिकेंट है उससे हमको उसको जो लुब्रिकेशन हमारा जेल आता है वो उसमें हमको लगाना है। और अभी तो हमारा लुब्रिकेशन भी आता है, साथ ही साथ हमारा वो सेंसेशन को ब्लॉक भी करता है, जिसको हम जाइलोकेन जेली बोलते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं अभी। ठीक है, बाय रिमूविंग द ट्यूब पिंच द ट्यूब एंड फोल्ड इट आउट जेंटली द क्विकली सो दैट द फ्लूइड मे बी नॉट ट्रिकल डाउन द फेरिंग्स। जब भी हम ट्यूब निकाल रहे हैं तो हमको उसको जेंटली निकालना है, उसको दबा करके, और जल्दी से उसको क्विकली निकाल देना है, आराम आराम से नहीं निकालना है, क्योंकि हाँ जो फ्लूइड है गैस्ट्रिक से आके वापस हमारा कैसा नहीं एक पेशेंट थी, उसने ना वो बार ऐसे निकल जाता था ना, वो खांसती थी, उसका कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो ये जॉ पूरा निकल गया था, तो उसको आरटी डाला था। तो वो जब भी सक्शन करने जाती थी ना, तो वो तभी खांसती थी, उसको खांसी आती थी, तो वो ना जो बाहर आता था, तो उसका ना लड़का क्या करता था, तो जैसे जैसे तो वो थोड़ा थोड़ा बाहर आता था ना, तो वो थोड़ा अंदर इंसर्ट करता था, क्यों ये टेप लगाया हुआ रहता था ना, वो भी निकल जाता था, वो पूरा स्वेट हो जाता था। तो वो जब भी ना आरटी चेंज करने गए ना, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा था, तो जब भी चेंज करने गए ना, आरटी इधर तक निकला, इधर से ऊपर ही नहीं निकल रहा था, तो मुंह से देखा ना तो उधर ट्विस्ट हो गया था। अच्छा, ऐसा घूमने गया, हाँ हो जाता है वो पूरा ऐसा ट्विस्ट हो गया, तो जो उसका टिप है ना वो ऐसे घूम जाता है ऐसे पूरा। कभी कभी हो जाता है, हम इंसर्ट करते हैं तभी वो माउथ में भी हो जाता है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि इधर कुछ ऊपर, तो हम लोगों ने देखा इंटेस्टाइन वो एकदम ऑरेंज वाला डाला था ना, तो हाँ। एकदम से दिख नहीं रहा था इधर से, तो वो पूरा खींच रहा, तभी आरटी डाल के ये कुछ कंडीशन में क्या रहता है, जैसे उसका लेंथ कम है गैस्ट्रिक के बीच और हमारे नोस्ट्रिल्स का लेंथ कम है, हमने मेजर नहीं किया और उसको ज़्यादा अंदर तक इंसर्ट कर दिया, तो वो बॉल में जाके हमारा क्या होगा, उस सॉरी फोल्ड हो जाता है, सर्कल में राउंड राउंड फोल्ड हो जाता है। वही हुआ रहेगा उसका, निकालने गए ना तभी उसको नॉट जैसा हो गया। और कभी कभी जैसे हम डाल रहे हैं तो वो माउथ में भी फोल्ड हो जाता है राउंड राउंड, तो अंदर गैस्ट्रिक तक नहीं जा पाता है, हमको लगता है ट्यूब इंसर्ट हो गया, तो उसको पेशेंट का मुंह खोल के हमको देखना होता है, और स्टेथोस्कोप से भी हमको चेक करना है गैस्ट्रिक में गया कि नहीं गया। फिर ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूब नेवर यूज फोर्स एस इट मे बी कॉज इंजुरी टू द म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब ज़्यादा फोर्सफुली हमको इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इरिटेशन होगा और इंजुरी कॉज हो सकती है। वॉच फॉर द कॉम्प्लिकेशन सच एस नोसिया, वॉमिटिंग, डिस्टेंशन, डायरिया, एस्पिरेशन, निमोनिया। हमको कुछ भी कॉज हो रहे हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उसको हमको चेक करना है, जैसे नोसिया वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा उसको, डिस्टेंशन तो नहीं है, डायरिया, एस्पिरेशन ऑफ निमोनिया एक्सेट्रा उसको कुछ भी प्रेजेंट है उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, वो हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर प्रोसीजर होगा इसका, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, आइडेंटिफाई द पेशेंट विद नेम, बेड नंबर, सेक्स एक्सेट्रा। पेशेंट का आइडेंटिफाई करना है, कौन से पेशेंट को हमको इंसर्ट करना है, नाम क्या है उसका, बेड नंबर क्या है, उसमें आपका मेडिकेशन एरर नहीं होगा, नहीं डॉक्टर ने बोला उस पेशेंट को डाल दो, नाम नहीं बताया, आपने किसी और पेशेंट को इंसर्ट कर दिया, तो बेड नंबर, नाम,
से आपको पेशेंट को पहले आइडेंटिफाई करना है। चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर और एनी स्पेसिफिक प्रिकॉशन रिगार्डिंग मूवमेंट और पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर का ऑर्डर चेक करना है हमको, स्पेशल कुछ प्रिकॉशन या इंस्ट्रक्शन है तो वो भी चेक करना है रिगार्डिंग मूवमेंट और पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है, कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखना है, उसका क्या क्या मूवमेंट्स हैं वो सब हमको चेक करना है। चेक द लेवल ऑफ पेशेंट्स कॉन्शियसनेस, पेशेंट का कॉन्शियसनेस का लेवल क्या है वो भी आपको चेक करना है। चेक द पेशेंट एबिलिटी टू मूव, पेशेंट की एबिलिटी क्या है मूव करने का वो आपको चेक करना है। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट इन अदर टू गेन कॉन्फिडेंस, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन अदर टू, उसको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, उसको भी समझ आएगा कि क्या प्रोसीजर हो रहा है, उसका क्या पर्पस है, क्या इंडिकेशन है। फिर स्क्रीन द पेशेंट टू प्रोवाइड प्राइवेसी, जो भी आपका कर्टन है या स्क्रीन है आपको वो क्लोज कर लेना है पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। गिव ए माउथ वॉश टू क्लीन माउथ, माउथ वॉश देना है उसको क्लीन करने के लिए माउथ को, ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए। क्लीन द नोस्ट्रिल्स ऑफ पेशेंट, उसकी जो नोस्ट्रिल्स है उसको भी आपको क्लीन करना है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स में आएगा हमारा स्मॉल मैकिन्टॉश आएगा, राइस ट्यूब आएगी, स्टेथोस्कोप आएगा, जेली आएगी, कॉटन, ठीक है, एडेसिव आपका टेप वगैरह आएगा या डायनाप्लास्ट, ये सब आपको लेना है। नॉर्मल सेलाइन आएगा, किडनी ट्रे, स्टेथोस्कोप, ये मैंने बता दिया है। उसके बाद हैंड वॉश करना है आपको प्रॉपरली, सर्जिकल ग्लव्स वगैरह पहनना है, पेशेंट के नोस्ट्रिल्स को पहले क्लीन करना है नॉर्मल ग्लव्स से, या 2 ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हो, पहले एक को रिमूव कर सकते हो। फिर लुब्रिकेंट आपको जेली लगाना है 6 से 8 इंच, ये पहले लेक्चर में भी हो गया तभी मैं ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले प्रोसीजर बताया था इसका। फिर इसका रेशनल में क्या आएगा, लुब्रिकेशन करना है ताकि उसको फ्रिक्शन ना हो ज़्यादा, पेशेंट को पेन ना हो, और जो सेंसेशन लॉस करने का हमारा जेली आता है जो एलोकेन, लोकल एनेस्थेसिया आपको वो भी लगाना है। होल्ड द ट्यूब कॉइल इन द राइट हैंड टू इंट्रोड्यूस द ट्यूब, यदि किसी कोई लेफ्ट हैंडेड है तो वो लेफ्ट से भी कर सकता है, ऐसे नहीं उसको राइट हैंड से इंसर्ट करना है, कोई लेफ्टी होता है तो वो लेफ्ट हैंड से भी इंसर्ट कर सकता है ट्यूब। ठीक है, नेजल सेप्टम इज डेविएटेड टू द राइट साइड, मेनली हम राइट साइड से भी डालते हैं और लेफ्ट से भी आप डाल सकते हो। टिल्ट बैक, इतना हो जाने दो फिर जाओ। टिल्ट बैक पेशेंट हेड बिफोर इंसर्टिंग ट्यूब इनटू द नोस्ट्रिल्स एंड जेंटली पास द ट्यूब इनटू द पोस्टीरियर नेसोफेरिंग्स, हेड को पेशेंट का थोड़ा सा आपको ऊपर लेना है, ऐसे नीचे हेड करके या साइड में करके नहीं लेना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसको टिल्ट करना है, उसके हेड को ऊपर उठाना है ताकि इसलिए हमारा नेजोफेरिंग्स उससे होते हुए जेंटली आराम से वो चली जाए। पासेस ऑफ ट्यूब फैसिलिटेड बाय फॉलोइंग, इसका रीजन होगा पासेस ऑफ ट्यूब इज फैसिलिटेड बाय फॉलोइंग नेचुरली काउंटर ऑफ द बॉडी। फिर हमारा 8.1 है, व्हेन द ट्यूब रीचेस फेरिंग्स द पेशेंट में गैप अलाउ हिम टू रेस्ट फॉर द न्यू मूवमेंट। यदि हमारा जो ट्यूब है वो फेरिंग्स तक पहुंच गया तो पेशेंट को बोलना है उसको निगलने के लिए बोलना है और उसको रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए बोलना है, ताकि वो निगलेगा तो वो आसानी से चली जाएगी। जैसे पानी निगलते हैं हम तो उसको बोलना है कि पानी पियो या ट्यूब को अंदर निगलो, पेशेंट कोऑपरेट करेगा तो हमको भी ईजिली होगी और पेशेंट को भी इरिटेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर कंटिन्यू टू, ये ऊपर वाला हो गया 9 नंबर का नहीं। होल्ड द पेशेंट्स हेड इन ए पार्शियली फ्लेक्स पोजीशन, पेशेंट का जो हेड है वो हमको पार्शियली फ्लेक्स पोजीशन में, मतलब उसको होल्ड करके रखना है, पूरा उसको फ्लेक्स का बताया था डेफिनेशन, फ्लेक्स कौन सा है, एक्सटेंशन कौन सा है, उसको पार्शियली हमको रखना है, पूरा उसको फ्लेक्स भी नहीं करना है और पूरा मतलब ऊपर भी नहीं रखना है, पूरा नीचे भी नहीं रखना है, पार्शियली रखना है, मतलब थोड़ा सा टिल्ट करके रखना है। इसका फ्लेक्स हेड पोजीशन रीजन क्या हो सकता है, फ्लेक्स हेड पोजीशन मेक सॉल्विंग ईजियर एंड
ड्राइव हैज़ लाइकली टू एंटर ट्रैकिया, मतलब ताकि आसानी से वो उसको ईजिली हमारा ट्यूब इंसर्ट हो जाए और जो हमारा ट्रैकिया है उसमें एंटर होने का चांस हमारा कम हो लाइकली। ठीक है, इसकी वजह से हम उसको फ्लेक्स में रखेंगे थोड़ा सा पार्शियली। कंटिन्यू टू एडवांस द ट्यूब अंटिल इट रीच द प्रीवियसली डिजाइन मार्क। कंटिन्यू टू एडवांस, कंटिन्यू हमको ट्यूब इंसर्ट करना है तब तक कि वो प्रीवियसली जो डिज़ाइन, मतलब हमने नंबर मार्क कर लिया है, हमने पेंसिल से मार्क लगाया है, वहाँ तक ट्यूब नहीं जाता है तब तक हमको उसको स्लोली इंसर्ट करना है, आराम से आपको स्लो उसको इंसर्ट करना है। फिर एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट विथ सीरिंज। गैस्ट्रिक में कोई भी कंटेंट है आपको, मतलब फ्लूइड वगैरह एस्टर है, तो आपको वो एस्पिरेट करके देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि एस्पिरेट आ रहा है तो हमारा प्रॉपर गैस्ट्रिक में गया है, नहीं तो आपका ट्रेकिया से लंग्स में भी ट्यूब जा सकता है। पेशेंट को आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकती है और आप उसको अवॉइड करोगे तो इवन पेशेंट डेड भी हो सकता है, तो वो आपको ध्यान देना है उसको। फ्लूइड कैन नॉट बी, इसका रीज़न क्या हो सकता है? फ्लूइड कैन नॉट बी फ्रीली एस्पिरेटेड फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि लंग्स में गई होगी तो वहाँ से फ्लूइड आपको नहीं आएगा ईजिली। ठीक है, प्लेस द एंड ऑफ ट्यूब इनटू द बाउल ऑफ वाटर एंड नोट रिदम ऑफ स्कैपिंग बबल, मतलब आप बाउल में पानी लेकर के उसमें भी चेक कर सकते हो कि बबल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बबल से यदि आ रहे हैं तो प्रॉपर आपका बबल से यदि आ रहे हैं तो आपका गैस ये लंग्स में ट्यूब गया है। ठीक है, तो आपको बाहर ट्यूब निकाल लेना है। यदि आपका सिस्टेथो नहीं है तो आप ट्यूब को निकाल सकते हो। लास्ट 1-2 और रह गए, फिर जाना। ठीक है, जाओ। पेशेंट को आस्क, मतलब उसको कुछ क्वेश्चन करना है। यदि हम क्वेश्चन करेंगे, यदि पेशेंट का जो ट्यूब है वो ट्रेकिया में होगा तो पेशेंट क्या करेगा, बात नहीं कर पाएगा हमसे, तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि पेशेंट का ट्यूब ट्रेकिया में तो नहीं है। फिर कन्फर्मेशन ऑफ द ट्यूब प्लेस कैन बी डन बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। यदि स्टेथोस्कोप है हॉस्पिटल सेटअप में हो तो आपके पास ऑब्वियसली रहता है, तो आप स्टेथोस्कोप से भी बबल साउंड सुन सकते हो उसका, सीरिंज से पुश करके कि प्रॉपर साउंड आ रहा है कि नहीं, जैसा मैंने सिखाया था आपको पहले भी। फिर टेक 5 to 10 ml ऑफ ईयर एंड पुश इन द डिस्टल एंड ऑफ द ट्यूब। 5 से 10 ml आपको प्लंगर को वापस खींचना है, जो भी आपकी सीरिंज रहेगी, और उसको पुश करना है। उसमें कोई भी फ्लूइड वगैरह है कुछ भी पुश नहीं करना है, सिर्फ आपको ईयर लेना है 10 ml, उसको 20 या 10 आप उसको पुश करके इधर साउंड सुन सकते हो, देखा होगा तुमने ना। ठीक है, इतना हो गया। कल हम इसका फीडिंग है वो देखेंगे।